नमस्कार दोस्तों। तो हम अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम हैं 74 पेज पे। एज पर ITAA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, फिर अमेंडमेंट एक्ट आया 2008 में। क्योंकि देखो जो वर्ल्ड है वो काफ़ी बदल रहा है, फास्ट होता जा रहा है, सब कुछ डिजिटली चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए। सेक्शन 12 इज गिवन एज अंडर। देखो सेक्शन 12 क्या है, एक्नोलेजमेंट ऑफ रिसीट। सेक्शन 12 में बोला कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आया है तो आप उसको एक्नोलेज तो करो। सामने वाले को पता कैसे रहेगा कि यार इसको ये चीज़ मिल भी गई है। मतलब मान लो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन मेरे पास क्या प्रूफ कि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी हो गया। तो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम ऑनलाइन फाइल कर देते हैं तो हमारे पास एक एक्नोलेजमेंट नंबर आ जाता है। वो नंबर ही अपने आप में एक रिसीट है। मैंने जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया तो एक जीएसटी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई। कोई मैंने पेमेंट कर दिया तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ जाता है। अगर आप किसी को पेमेंट करो, इवन फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से किसी को आप ट्रांसफ़र करोगे कुछ भी अमाउंट, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा आएगा और रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें कि कैसे, तो सेक्शन 12 में लिखा गया कि आपको एक्नॉलेजमेंट देनी होगी। वेयर द ओरिजिनेटर मैं हूँ, आप है। तो ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और बाय अ पर्टिकुलर मेथड। एन एक्नॉलेजमेंट मतलब है स्वीकार करना कि आपको वो चीज़ मिल गई, मे बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी। मतलब कि जिसको एड्रेसी क्या है, जिसको हमने ये कोई चीज़ दिया गया है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन हमने फाइल की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एड्रेसी है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या एड्रेसी है, जिसको पैसा आपने भेजा वो क्या एड्रेसी है। उसके द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ऑटोमेट किया जाएगा, या कोई अदरवाइज एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी, कोई वो ऐसा काम करे सफिशिएंट जिससे ये हो जाए कि हाँ, जो ओरिजिनेटर ने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा था वो उसने रिसीव कर लिया है। उसके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे ये डिनोट हो। एक सेकेंड यार। वेयर द ओरिजिनेटर has stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of an acknowledgement of such electronic record by him. Then, unless acknowledgement has been so received, the electronic record shall be deemed to have never sent by the originator. अगर ओरिजिनेटर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है रिसीट की, वो रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ओरिजिनेटर ने कभी भेजा ही नहीं था ऐसा कोई रिकॉर्ड। तो वेयर एंड, मान लो आपने अपना सब कुछ कर दिया लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत जरूरी है एक ओरिजिनेटर के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। ओरिजिनेटर हम हैं क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। Where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed for. If no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received by him। जिसमें एड्रेसी को, जिसको आपने पेपर दिया है, डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसको करना था, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना था, लेकिन नहीं किया, और आपने अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही दिया है, तो कल हो के वो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ना ले ले। आप पहले ही उसको एक नोटिस भेज दोगे कि भैया देख, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, अब ये तेरी गलती है, तूने अभी तक रिसीट नहीं दिया है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पूरी की पूरी भेज रहा हूँ और इस नोटिस के साथ, ताकि मेरे ऊपर कल होके कोई फाइन पेनल्टी और ये सब ना आए। एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 13 क्या है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या टाइम होगा, कौन सी प्लेस हो, कैसे डिस्पैच करें किसी डॉक्यूमेंट को, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के रिसीट कैसे होंगे। देखो, सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी। ओरिजिनेटर डॉक्यूमेंट बनाने वाला, एड्रेसी डॉक्यूमेंट लेने
द डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. मैंने यहाँ से कुछ भेज दिया, अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करना है तो मैंने कर दिया, बट वो मेरे पावर में अब नहीं है, वो अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये डिस्पैचिंग हो रही है। कई बार होता है ना 24 घंटे लग जाते हैं, 48 घंटे लग जाते हैं किसी चीज़ की प्रोसेसिंग में, क्योंकि उसने तो हमने तो अपने एंड पे अपना काम कर दिया है। आप लोग पढ़ते टाइम ना एप्पल खा सकते हो, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ, आप लोगों के लेक्चर्स तो फिर भी 20 से 25 मिनट के मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे खुद के जो टीचर्स हैं वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 6 घंटे के लेक्चर्स देते हैं, तो एप्पल खाने से नींद नहीं आती है। सेव एज अदरवाइज एग्रीड बिटवीन द ओरिजिनेटर ओरिजिनेटर और जो एसएससी है, ये लो, अच्छा मेरी एक फ्रेंड है शिवांगी, वो बार बार आ जाती है यार, ये टाइम वैसे उसी का है, शिवांगी का ही टाइम है ये, तो गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। Save as otherwise agreed between the originator and the addressee. The time of receipt of electronic record shall be, देखो ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपस में एक ऐसी सहमति होनी चाहिए कि कब इसका रिसीट इशू हो जाना चाहिए। देखो, इफ द एड्रेसी हैड designated a computer resource for the purpose of receiving electronic records. कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है? लैपटॉप से कंप्यूटर से आप कोई काम कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने भेजा, रिसीट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। आप जिसको भेज रहे हो उसके कंप्यूटर सिस्टम तक अगर ये चीज़ पहुंच गई तो वहां से रिसीट आ जाती है। If the electronic record is sent to a computer resource of the address that is not the designated computer resource, receipt occurs at the time when the electronic was retrieved by the addressee. कई बार क्या होता है कि उसका एक कंप्यूटर रिसोर्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो तरीका बताया गया वो, अब उस केस में अगर वो रिट्राइव करेगा एड्रेसी जिसको हमने भेजा गया डॉक्यूमेंट, जब वो उसको एक्सेस कर लेगा तब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रिसीट आ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो उसके कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर कर लिया तो रिसीट आ जाना चाहिए, या फिर उसके कंप्यूटर रिसोर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसने तरीका हमें बताया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजने का, और जब वो एड्रेस ही जिसको भेजा गया अगर वो उसको रिट्राइव कर लेगा, जब उसको एक्सेस करेगा उस डॉक्यूमेंट को, तो अपने आप ही आपके पास रिसीट आ जाएगा। If the addressee has not designated a computer resource along with specified timing, अगर एड्रेसी ने नहीं बताया कि किस कंप्यूटर रिसोर्स और क्या टाइमिंग है, इफ एनी, रिसीट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द कंप्यूटर रिसोर्स, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि भैया उसके बताए गए तरीके पे जिस जगह पे हमें ये फाइल अपलोड करनी थी हमने कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके कंप्यूटर रिसोर्स में ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। आपको किसी वेबसाइट पे जाके, मान लेते हैं अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ लिखा है अपनी मार्कशीट अपलोड कर दो, तो आपने अपलोड कर दिया ना, तो उसके कंप्यूटर रिसोर्स में पहुंच गया, तभी हो जाना चाहिए फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिसीट नंबर। ठीक है, बस आप इस पॉइंट पे इतना ही याद रखो। इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट है ओरिजिनेटर और एड्रेसी। ओरिजिनेटर हम है, एड्रेसी जिसको हम भेज रहे हैं, एड्रेसी आपका कॉलेज हो सकता है, एड्रेसी इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकता है, एड्रेसी कोई भी हो सकता है जिसको आप ये डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो। अगर आपने, मान लेते हैं आपने मुझे व्हाट्सएप किया एक पीडीएफ की फाइल, उस पीडीएफ फाइल को मैंने, व्हाट्सएप पे देखो क्या होता है, जब आपने किसी को व्हाट्सएप किया तो अगर डबल टिक होता है, लेकिन अगर उसमें ब्लू टिक ना हो तो ये मान लिया जाता है कि ये डिलीवर तो हो गया। लेकिन ब्लू टिक हो जाए तो इसका मतलब उसने एक्सेस भी कर लिया, और अगर सिंगल टिक है तो इसका मतलब आपने उसके कंप्यूटर रिसोर्स में भेज दिया लेकिन उसके कंप्यूटर रिसोर्स ने एक्सेस नहीं किया है। यहाँ पे उसके कंप्यूटर रिसोर्स में एक्सेस नहीं हुआ है, भेज तो दिया, यहाँ पे उसके कंप्यूटर रिसोर्स में पहुंच गया है, और जब ब्लू टिक हो जाता है तो इसका मतलब उसने रिट्राइव कर लिया डाटा। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ भी, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म जरूर है, लेकिन आप
एक बार रीड आउट कर लोगे ना चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। चैप्टर 5 ने बताया है, उन्होंने कंडीशंस दिया है कि भाई कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को सिक्योर करेंगे। इसके लिए 14, 15, 16 तीन सेक्शन है। तीनों सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करने से डील करते हैं। सेक्शन 14 बताएगी कि भाई जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक किस टाइम पे कैसे इसको सिक्योर करना इलेक्ट्रॉनिकली, वो हमें सेक्शन 14 में जानना है। देख लेते हैं। सेक्शन 14 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। Where any security procedures has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification। अगर कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, जो बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया, अगर आपने वो सब किया तो मान लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपनी टीम से मीटिंग करता हूँ तो मुझे डाटा यूएस भेजना होता है, तो हम लोग इवन कोई एक्सेल फाइल भी होती है ना, उसको उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें हम पासवर्ड डाल देते हैं और वो पासवर्ड उसी के पास होगा जिसको मैं डाटा भेज रहा हूँ। अदरवाइज बीच में अगर किसी गलती से किसी के पास पहुंच भी गया ना वो, तो वो एक्सेस ही नहीं कर सकता क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। तो अपनी तरफ से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए जो आपने किया था, करना था, वो आपने कर दिया है, टाइम रहते कर दिया है। अब आपने किसी को फाइल भेज दी, उसके बाद उसमें पासवर्ड डाल के मैं क्या कर लूँगा, फिर तो टाइम पे नहीं हुई ना वो चीज़। तो ऐसे केस में उसको बोल दिया जाएगा कि ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सेक्शन 15 provides for the security procedures to be applied for digital signature for being treated as a secure signature, secure digital signature। सेक्शन 15 बताएगा ये जो तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अपना डिजिटल सिग्नेचर चिपका देते हो जिससे वो ऑथेंटिकेट हो जाता है वो डाटा कि हाँ तुमने इस पे डिजिटल सिग्नेचर, उसको अब डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका डिजिटल सिग्नेचर, मेरा डिजिटल सिग्नेचर किसी और के पास होगा तो वो तो किसी भी डॉक्यूमेंट पे मेरा साइन चिपकाता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को कैसे हम सिक्योर करें, तो ध्यान रखना होगा वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में ना हो। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना होगा सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वाज स्टोर्ड एंड अफिक्स इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी, कि सिग्नेचर क्रिएट जो किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और वैसे तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया। लॉ में जब भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आएगा ना, तो मान लो कि कोई प्रोसीजर दिया गया है, वैसे ही होना चाहिए। नाउ सेक्शन 16 provides for the power of the central government to prescribe the security procedures in respect of secure electronic records and secure digital signatures। सेक्शन 16 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें पावर दिए, बताए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो प्रोसीजर्स बताते रहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, डिजिटल सिग्नेचर को कैसे कैसे सिक्योर करना है, वो बताते रहेंगे। लेकिन अभी हमें इतना नहीं पढ़ना, जो उन्होंने बता दिया है कि इस सेक्शन में वो राइट है, तो इतना याद रखेंगे हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सब पावर है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है डिजिटल सिग्नेचर वाला। आगे क्या है, यूनिट 5। यूनिट 5 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब इसमें हम सारे के सारे अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। कौन किसको पावर है, कौन लाइसेंस देगा, कौन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंट्रोलर की फंक्शंस क्या होंगे, लाइसेंस कौन देगा हमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की रिन्यूअल कैसे होगी, कंट्रोलर्स के पावर क्या होंगे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, डिजिटल सिग्नेचर के इशू क्या है, कब इशू किया जाएगा, कब सस्पेंड कर दिया जाएगा, कब रिवोकेट कर दिया जाएगा, सब्सक्राइबर्स की ड्यूटी क्या है, जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर बना है उसकी क्या ड्यूटी है, पेनाल्टीज क्या है, एडजुडिकेशन क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, कब हम किसी के खिलाफ अपील करेंगे, ऑफेंसेस क्या है, ओवरव्यू ऑफ जीडीपीआर एंड इंडियन डाटा प्रोटेक्शन रिजाइन, और फिर समरी।
तो हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। देखो, रेगुलेशंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमने पहले भी पढ़ा है कि ये वो बंदे होंगे जो इस लॉ में अपना एक ऑफिसर्स का काम करते हैं, जो देख रेख का काम करते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही इशू करती है लाइसेंसेस। Regulations of certifying authority. The success of sending and verifying, ठीक है, the success of sending and verifying secure digitally signed electronic messages contingent upon the presence of a robust infrastructure known as public key infrastructure. ये जो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफाई हो रहा है, आप एक दूसरे को भेज रहे हैं, सिक्योर डिजिटली साइन किए जा रहे हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसका नाम क्या है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्टिफाइंग अथॉरिटी आ जाते हैं, मेथड ऑफ इशूइंग, पब्लिशिंग, स्टोरिंग, रिवोकिंग एंड आर्चिविंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी आ जाते हैं, उनके सारे राइट्स आ जाते हैं, वो लोग कैसे डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, एंड इंटरप्रेशन बिटवीन डिफरेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और एक दूसरे सर्टिफाइंग अथॉरिटी से एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कैसे एडवाइस करेंगे, ये सब इसमें आ जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इन मैनी केसेज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ ट्रस्ट हिरार्की। ट्रस्ट हिरार्की क्या है? जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है ना, कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे सीईओ सीएफओ है, फिर सीईओ के अंदर अलग अलग मैनेजर्स हैं, सीएफओ के अंदर अलग अलग अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो एक हिरार्की है। ऐसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हिरार्की है, जहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी सबसे बड़ा है, हायर इन द हिरार्की, प्रूव्स द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज लोअर इन द हिरार्की। वो ही प्रूफ करता है कि जो उसके अंदर नीचे के जो बंदे काम कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी एट द टॉप ऑफ द हियरार्की जनरली नोन एज द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो बंदा बिल्कुल टॉप पे बैठा है उसको बोला जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उनके पावर्स, उनकी टीम, उनकी हियरार्की सब आ जाती पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में। तो इतना याद रखना है बस। सॉरी। अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर के क्या कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कंट्रोलर के फंक्शंस क्या होंगे। द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर आर गिवन इन सेक्शन 17 to 19 ऑफ द आईटीए। तो 17, 18 इस 3 सेक्शंस है जिसमें उनके अपॉइंटमेंट और उनके फंक्शंस के बारे में दिए गए हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। Section 17 of the IT Act provides for the appointment of controller and other officers to regulate the certifying authority. Section 17 ने बताया है, 17 ने, कि कैसे कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट होगी और ऑफिसर्स की, ताकि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रेगुलेट करे। अब ये यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी का भी बॉस कंट्रोलर, उसकी बात हो रही है। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू अपॉइंट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोलर ये बॉस को अपॉइंट करे और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट, सेक्शन 17 ने क्या बताया? सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके किसी भी बंदे को एक कंट्रोलर अपॉइंट कर सकते हैं जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का बॉस होगा। द कंट्रोलर शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। द डिप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर शैल परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू देम बाय द कंट्रोलर। जो कंट्रोलर सुपर बॉस होगा वो अपने डिप्टी कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर को सारे काम असाइन कर देगा और वो सुपरिटेंडेंस और के अंतर्गत काम करता रहेगा, वो सुपरवाइज करेगा जो कंट्रोलर होगा। द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज शैल बी सच मे बी प्रिस्क्राइब।
अब जो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या होगा, इनका काम क्या होगा, इन डिप्टी कलेक्टर्स का क्या काम होगा, असिस्टेंट कलेक्टर का क्या काम होगा, एम्प्लॉय का क्या काम होगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, बताएगी। द हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर शैल बी एट सच प्लेस सेंटर एट द सेंटर, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वहाँ पे उनका हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर बना दिया जाएगा। देयर शैल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर का एक अपना सील होगा, कॉमन सील होता है स्टैम्प टाइप से, जिसपे लिखा जाएगा कंट्रोलर। ठीक है, ये तो हमने अपॉइंटमेंट देख लिया है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। सेक्शन 18 ऑफ द आईटी एक्ट लेज डाउन द फंक्शंस which the controller may perform in respect of activities of certifying authority as per ITAA Act 2008 सेक्शन 18 is given and तो सेक्शन 18 है फंक्शन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलर जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का बॉस है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की सुपरविजन ही तो करेगा वो, या सर्टिफाइंग अथॉरिटी जितने पब्लिक की बनाएगा उसको सर्टिफाई करेगा। ठीक है ना, तो वही सारी चीजें। द कंट्रोलर में परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सारे या फिर कोई भी एक काम करे। एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के हर काम पे ये सुपरविजन करेंगे। सर्टिफाइंग पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जितने पब्लिक की बनाए हैं उनको सर्टिफाई करेगी। लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए स्टैंडर्ड्स तैयार करेंगे, भाई तुम्हें ऐसे काम करना है। स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस व्हिच एम्प्लॉय ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड पोजेस, कि भैया सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सभी कंट्रोलर डिसाइड करेंगे। स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस, वो सारे कंडीशंस, वो सारे रूल्स बनाएंगे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कैसे काम करना है। Specifying the content of written, printed, visual material and advertisement that may be distributed or used in respect of electronic signatures, ये बंदे ये सोचे बताएंगे कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रमोट करना है, पब्लिक की कैसा होना चाहिए। तो इन सब का रिटर्न फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में एडवर्टीजमेंट कराएंगे ताकि लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, डिजिटली डॉक्यूमेंट्स की तरफ आगे बढ़े। स्पेसिफाइंग द फॉर्म, इससे क्या होगा, फिजिकल पेपर की मूवमेंट कम होगी, अननेसेसरी की फाइल्स जमा कम होगी, और एनवायरनमेंट के खिलाफ भी ये सब चीज़ें सही रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है प्रिंटेड की, प्रिंट फॉर्म में अगर सारी चीज़ें होंगी तो। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो सारे फॉर्म्स जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपने दूसरे या सब्सक्राइबर्स को देंगे, जैसे ओरिजिनेटर को देंगे, उन लोगों के लिए वो सारे फॉर्म बनाएगी। तो उनके फॉर्म को जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने तैयार किया उसको कंट्रोल वेरीफाई करेगा। स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड एट द रेम्युनरेशन टू पे टू, अब ये ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, उसको कितना पैसा दिया जाएगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन कौन बनाएगा, कंट्रोलर। फैसिलिटेटिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी इधर सोलली और जॉइंटली विद अदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फैसिलिटेट करना, प्रोमोट करना, सब मतलब उसको करने में या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने में हेल्प करना। फैसिलिटेट मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है ना। कंट्रोलर एक तरीके से सुपर बॉस है। स्पेसिफाइंग द मैनर इन व्हिच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर डीलिंग विद द सब्सक्राइबर, अब वो सारे तरीके बताएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर से कैसे डील करे, मतलब मेरे से, आपसे ओरिजिनेटर हम रहेंगे, हम डिजिटल सिग्नेचर के सब्सक्राइबर होंगे, तो हमसे वो कैसे डील करेंगे, तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बताएंगे कंट्रोलर। रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड मेरे और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये कंट्रोलर ही रिजॉल्व कर देगा। लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ड्यूटीज ये लोग बताएंगे कंट्रोलर। और मेंटेनिंग अ डाटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बताएंगे कि ये आपको डिस्क्लोज करना होगा, ये तुम्हारा डाटाबेस रहेगा, इस डाटाबेस से क्या क्या रेगुलेशंस है वो सब बना के उनको दे देंगे। तो ये पार्ट है कंट्रोलर की ड्यूटी का। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी बाय, अब ये फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोलर कैसे रिकॉग्नाइज करे कि ये ठीक है या नहीं है, बट इस पार्ट को हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।